Namaskar students. In my last video we had discussed about Russian Revolution and the various events which took place and in their correct order. This time we will be discussing about those events quite in detail, a bit in detail. As we had earlier said that Russian Revolution in fact was a long drawn thing और ये ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में ख़त्म हो गया या 10-15 दिन एक महीने में ख़त्म हो गया, बल्कि ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। 1905 में, 1917 में, 1917 में फिर फरवरी में और 1917 में ही अक्टूबर में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये करीब करीब 3 बार में हुआ। अगर हम देखें तो 1905 की जो पहला रिवॉल्यूशन था और जो संडे के दिन एक सैकड़ों लोग मारे गए थे, दैट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज ब्लडी संडे, खूनी संडे। तो अगर उसमें देखें तो 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड ईयर, एक बुरा वक्त था। खेती बाड़ी के हिसाब से प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ था, पैदावार उतनी अच्छी नहीं हुई थी और इसेंशियल गुड्स जो थे, कमोडिटीज़ थी, उनकी कीमत बेतहाशा बढ़ गई थी। सच्चाई ये है कि लेबर्स की भी हालत ख़राब थी और उनको भी महंगाई की मार उतनी ही पड़ी थी। हुआ यूँ कि फिर 1,10,000 वर्कर्स पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले गए और वो लोग, छोटी सी उनकी डिमांड थी, वो ये कह रहे थे कि हम 12-12, 16-16 घंटे काम नहीं करेंगे, बल्कि हमें काम का जो समय है वो सिर्फ दिन में 8 घंटे ही रहें और उनके वर्किंग कंडीशंस और उनके जो वेजेस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। एक जेन्युइन सी डिमांड थी, आज की डेट में तो एकदम ही जेन्युइन सी डिमांड थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उस वक्त के जो वहाँ पे ज़ार निकोलस, जो रशिया के बादशाह थे, उन्हें थोड़ी ये नागवार गुजरी। और जब पीटर्सबर्ग में ये एक प्रोसेशन जा रहा था तो उस प्रोसेशन पे उन्होंने अपने सैनिकों को बोल के हमला करवाया और 100 से ज़्यादा वर्कर्स मारे गए और कई 100 लोग घायल हुए। ये संडे की घटना थी 1905 में और ये ब्लडी संडे के नाम से मशहूर है। जब इस तरह से वर्कर्स के एक सामान्य प्रोसेशन पे ज़ार निकोलस, रशिया का राजा, ने जब ये आक्रमण करवाया, जब उस पे इतनी खून खराबा करवाया, तब सामान्य जनता भी चिंतित हो उठी और रशिया के लॉयर्स, स्टूडेंट्स और दूसरे वे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन और इस सब पे बिलीव करते थे, वो भी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भाई रशिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और इस तरह से नहीं हो सकता कि कोई अपनी मनमर्जी से शासन चलाए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक सिस्टम आना चाहिए। तो जैसा हमने बताया कि 1905 के उस रिवॉल्यूशन में ज़ार निकोलस सेकंड, जो रशिया के बादशाह थे, उन्होंने भारी मन से ही सही ब्लडी संडे के उन घटनाओं को देख के और पूरे रशिया में मचे उस कोहराम को देखते हुए उन्होंने ड्यूमा, जो कि एक नेशनल असेंबली थी, उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भाई एक नेशनल असेंबली बनेगी। तो कम से कम 1905 की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एक ड्यूमा आई। हालांकि ज़ार निकोलस डिड नॉट हैव एनी फेथ इन डेमोक्रेटिक मीन्स और ड्यूमा को वो कई बार बर्खास्त करते किए और कई बार उसको चालू किया, लेकिन फिर भी 1905 की ये जो रिवॉल्यूशन थी उसकी एक प्रमुख उपलब्धि थी कि दे केम अप विद ड्यूमा। फिर धीरे धीरे 1914 अगर हम देखें तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और रशिया भी उसमें शामिल हो गया था। इसमें रशिया अपने फ्रंट पे हारने लगा था और जैसा कि रशिया की रही है कि जब वो हारता है तो पीछे भागने लगता है और पीछे भागते हुए अपने खाली जो ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन है, उसको छोड़ते हुए जाता है। रशिया में शहर दूर दूर पे हैं और आबादी भी दूर दूर पे है, काफ़ी कम है आबादी, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो भागती हुई सेनाएं अक्सर पीछे जब पीछा करते हुए अंदर घुसती चली जाती हैं रशिया के अंदर, तो रशिया फिर पीछे से अपने पानी इत्यादि की कुएं और जो भी तालाब, उसमें जहर मिला देते हैं, जिससे कि और अपने अनाज के भंडारों को जला देते हैं, जिससे कि पीछे से आने वाले दुश्मन सैनिकों को न अनाज मिले न पानी और बड़ी मुश्किल में वो रहें। तो इस तरह से वो पीछे होने लगे। लेकिन इसकी एक खामियाजा ये हुआ कि रशिया की जो
इस लड़ाई में जो रशिया की अपनी पॉपुलेशन जो विस्थापित हुई थी वो फिर शहर की तरफ आई, और ऐसे 30 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके थे और शहरों में पहुंच चुके थे। 1914 के ही आसपास की जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो रशिया को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कम से कम 70 लाख लोग मारे गए प्रथम विश्व युद्ध में। और रशिया में अब धीरे धीरे यंग लोग जो मेहनत कश कर सकते थे, शरीर और कद काठी से चुस्त दुरुस्त थे, वे सारे लोगों को जबरन भर्ती हो जाती थी फ़ौज में जाने के लिए, फ़ौज में वो चले जाते थे। तो इस तरह से देखें तो रशिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे भी लेबर की शॉर्टेज होने लगी। और 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड के एक इंडस्ट्री ने लॉकआउट कर दिया। तो उसने बोला भाई अब हम इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे, ढेर सारी असुविधाएं हैं इंडस्ट्री चलाने में हमें, तो इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे। लोग बड़े परेशान हुए क्योंकि स्थिति तो ख़राब हो ही चुकी थी, सबकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब थी युद्ध की वजह से। तो लोग भीड़ करने लगे और उन्होंने पुलिस स्टेशन और पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक कर लिया। इसके बाद जार निकोलस ने अपनी कैवलरी यानी घुड़सवार पुलिस को कहा कि एक बार फिर से उनका जो प्रोसेशन उसको उसने कुचलने का प्रयास किया। कैवलरी को बुलाया गया और फायर करने के लिए कहा गया, लेकिन कैवलरी ने इनकार कर दिया। तो इस बार अगर हम देखें तो 1905 की तरह जार की सेनाओं ने विद्रोह को या जो क्रांति के जो प्रयास थे उसको कुचलने की कोशिश नहीं की, बल्कि 1917 में फरवरी में जार की सेना कैवलरी ने इनकार कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे गोली। और फिर सोल्जर्स और वर्कर्स का एक सोवियत बनने लगा था। कारण ये था कि शुरू में जार की सेनाएं तो संतुष्ट खुश थीं, लड़ाई का उत्साह था, लेकिन जैसे जैसे रशिया हारता गया जार की सेनाओं में एक असंतोष सा फैलता चला गया। 25 फरवरी आते आते सोवियत और पेट्रोग्राड में 2 मार्च 1917 को अगर देखें तो जार इस आंदोलन से परेशान हो गया, और चूँकि कैवलरी भी अब इनकार कर चुकी थी तो उसके सलाहकारों ने उसे सलाह दिया कि अब बेहतर है कि आप राजगद्दी छोड़ दें, क्योंकि अब फ़ौज भी आपकी नहीं सुन रही है। ऐसे में उन्होंने अपने सलाहकारों की बात को मानते हुए ही एब्डिकेटेड द थ्रोन, उसने गद्दी से अपना गद्दी का परित्याग कर दिया। और इस तरह से जो ड्यूमा ने एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट बनाई, एक सरकार बनाई, और जार के चले जाने के बाद ड्यूमा द्वारा बनी हुई वो जो रशिया की जो नेशनल असेंबली थी, इसके द्वारा बनी हुई उस प्रोविज़नल गवर्नमेंट ही जो है वो रशिया का कार्यभार देख रही थी। इसके पहले अगर हम देखें तो लेनिन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत उन्होंने ही की थी, और सच्चाई है कि बोल्शेविक पार्टी के वो बहुत बड़े नेता थे, उनको जार निकोलस ने देश निकाला दे रखा था। जब एक बार प्रोविज़नल सरकार आई तो ये वापस रशिया में आए, और उन्होंने आते ही अप्रैल में एक घोषणा की। उन्होंने 3 घोषणाएं महत्वपूर्ण थीं उसमें से, और जिनको अप्रैल थीसिस के नाम से कहा जाता था। पहला तो ये था कि वॉर मस्ट एंड, और रशिया जो है इसमें हिस्सा न ले। रशिया के लिए लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध जो है निश्चित तौर पे ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरे उसने कहा था कि लैंड ऑफ नोबिलिटी एंड चर्च, नोबिलिटी और चर्च की जो ज़मीनें हैं उसे पीजेंट्स यानी किसानों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके बाद बैंक्स टू बी नेशनलाइज, उन्होंने कहा कि बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये लेनिन की ये जो 3 घोषणाएं थीं, इन्होंने एक पूरे रशिया में एक नए आंदोलन की ज़मीन खड़ा कर दी, और पीजेंट्स को लगने लगा कि अब उसके पास ज़मीनें मिलेंगी। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि फ्रांस या इंग्लैंड या यूरोप के दूसरे देशों में पीजेंट्स कुछ हद तक अपने नोबल्स को रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। वे अपने नोबल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और वो कई जगहों पे चाहते ये थे कि नोबल की ज़मीन उन्हें दे दी जाए जिससे कि वो खेती करें। तो जब ये बातें आई तो उनमें एक उत्साह का संचार हुआ नॉर्मल पीजेंट्स में। लेनिन ने फिर सोल्जर्स और वर्कर्स के बीच के गठजोड़ को भी मजबूत किया, और बैंक्स को नेशनलाइज कर देने के उसने कहीं ना कहीं एक सामान्य बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना आसान बनाया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अप्रैल थीसिस ने
जो है लेनिन की अप्रैल थीसिस ने रशिया में एक तीसरे रिवॉल्यूशन की ज़मीन तैयार की। 1917 में फिर अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ और इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन में लेनिन ने खुलेआम तौर पे सेना का साथ लिया और यूँ कह लीजिए तो सेना रशिया की जो थी वो बट चुकी थी। एक हिस्सा प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ था, एक हिस्सा लेनिन के साथ था और एक हिस्सा जो है अभी भी ज़ार के साथ था। जो रेड आर्मी थी वो लेनिन के साथ थी और जो वाइट आर्मी थी वो ज़ार निकोलस के साथ थी। शुरुआत में तो स्थिति जो है लेनिन की बहुत अच्छी नहीं थी। इसके पहले 17 में एक इलेक्शन भी हुआ था जिसमें लेनिन की पार्टी को बहुत प्रचंड बहुमत नहीं मिली थी, कोई बहुमत भी नहीं मिली थी और बहुत अच्छा नहीं किया था। लेकिन जब सेना में विद्रोह हुआ और जब उसने ख़ास तौर पे ये कह दिया कि नोबिलिटी और चर्च की ज़मीनें जो हैं वापस बांट दी जाएंगी, तो सेना में सैनिक भी इस बात के लिए थे कि भाई ऐसा ना हो कि वो लड़ाई में ही फंसे रहें और ज़मीनें उनके हाथ से निकल जाएं। तो वो भी भाग भाग के आने लगे और उन्होंने लेनिन का समर्थन किया और बाद में लेनिन के जो समर्थक सेना थी वह विजयी हुई। इसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है और इस तरह से अक्टूबर में रशियन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन के आते ही जैसा कि लेनिन की अपनी विचारधारा थी कि भाई नोबिलिटी और चर्च को ज़मीनों को बांट दिया जाए सामान्य किसानों में, बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को भी जो है नेशनलाइज कर लिया जाए और फिर काफ़ी हद तक जो है व्यापार और बिज़नेस पे लेनिन की कम्युनिस्ट सरकार का शिकंजा हुआ। लेनिन ने अपने बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया घोषित किया और इस तरह से लेनिन पूरी तरह से सत्ता पे काबिज हुआ। बड़े बड़े जो मकान थे उनको बांट के कई लोगों को, कई परिवारों को रहने के लिए दिया। इंडस्ट्री की हालत में सुधार हुआ और कुछ ही सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर ही रशिया की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रशिया में एक झटके से ढेर सारे भूमिहीनों को भूमि मिल गई, खेती अच्छी होने लगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा और इस तरह से रशिया का जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके फ़ायदे रशियन जनता को मिलने लगे। रशियन रिवॉल्यूशन न केवल रशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशन था। सबसे बड़ी बात ये थी कि रशियन रिवॉल्यूशन ने पहली बार ये साबित किया था कि जैसा कि हमने पहले भी सुना था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ने सामान्य जनता को इस बात का एहसास दिलाया था कि राजा रानी कोई भगवान से अधिकार लेके नहीं आए हैं, सामान्य जनता की भी अपने अधिकार हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की इन वैल्यूज़ ये महत्वपूर्ण है और सामान्य जनता में इन 3 खास तौर पे महत्वपूर्ण जो राइट्स हैं, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू फ्रेटर्निटी, जो फ्रेटर्निटी का भाव था इसको मजबूत किया था। लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन ने पहली बार बताया कि न केवल हमारे पास लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है बल्कि ये आर्थिक पहलू भी जो इसका था कि समाज की जो धनाढ्य लोगों की ज़मीनें हैं, जो नोबल्स की ज़मीनें हैं, जो चर्च की ज़मीनें हैं जिस पे वो खेती नहीं करते बल्कि खेती तो साधारण भूमिहीन किसान ही करता है, तो इनकी ज़मीनों को भी हम जब्त कर सकते हैं, इनकी इंडस्ट्रीज़ को जब्त कर सकते हैं, ये सब नेशनलाइज करने सरकार की हो जाए। तो ये एक मैसेज पूरी दुनिया में गया था और इस मैसेज ने भारत में भी जो है काफ़ी लोगों को उद्वेलित किया था। एम.एन. रॉय जैसे लोग न केवल भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी बल्कि यहाँ तक कि वो मेक्सिको में भी जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको की स्थापना की। तो इस तरह से देखें तो रशियन रिवॉल्यूशन ने अपने आप में एक नई सोच और नई चीज़ जागृत की थी। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये लगे कि ये आपके ज्ञान में इसने कुछ बढ़ोतरी की है और चीज़ों को आसान किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करने या लाइक करने की कोई पैसा नहीं होता, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जब चाहे तब इसे सुन लें, कई बार सुन सकते हैं। और इस तरह से जो मेरा प्रयास है कि सारी गूढ़ बातों को एक कहानी के तौर पे बता दिया जाए जो बच्चों के लिए सुगम हो और आसानी से ग्राह्य हो, ये रहे। धन्यवाद।